हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा है। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट डाल रखा है। उसमें मैंने मोटिवेशन का मास्लो की नीड हायरार्की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रैश कोर्स करके, तो आपको मिल जाएगा उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का मोटिवेशनल थ्योरी। तो सबसे पहले उनकी दो बुक के बारे में आप जान लीजिए। उनकी दो कौन सी बुक है? मोटिवेशन टू वर्क 1959 और वर्क एंड नेचर ऑफ मैन 1966। सबसे पहले तो आपको थ्योरी का नाम ही दे देगा और साथ में मैच द फॉलोइंग, जैसे नीड हायरार्की थ्योरी किसकी है, द्विघटक सिद्धांत किसका है, एक्स वाई थ्योरी किसकी है, तो आपको मैच करना होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि किस थिंकर ने क्या क्या थ्योरी दी है। तो हर्ज़बर्ग द्वारा द्विघटक सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। और ये सिद्धांत जो दिए वे 200 लेखपाल और एवं इंजीनियर से साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने जो उनके द्वारा निकाला गया उसमें था संतुष्टि असंतुष्टि, जो भी परिस्थितियों के हिसाब से प्राप्त हुआ उसे। तो देखो उसमें क्या क्या देखा, हाइजीन फैक्टर, और इसमें देखिए अभी मोटिवेशनल फैक्टर जो होता है उसमें क्या क्या संतुष्टि और असंतुष्टि, ये 200 लेखपाल और इंजीनियर को मिला के किए थे। अब इसमें है एक तो हाइजीन फैक्टर है, एक मोटिवेशनल फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर में क्या आता है? वेतन या मजदूरी, संगठन की नीतियों या प्रशासन, अंतर परस्पर संबंध, पर्यवेक्षण सुपरविजन, फिर सुरक्षा स्थिति, कार्य की दशाएं। और जहाँ मोटिवेशन थ्योरी की बात आती है, मोटिवेशनल फैक्टर की बात आती है, उसमें चुनौतीपूर्ण कार्य है, उपलब्धि है, उत्तरदायित्व है, मान्यता है एवं वृद्धि एवं विकास है। हर्ज़बर्ग के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि दो ऐसे मौलिक घटक का वर्ग होता है जिसके कारण कोई व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट या असंतुष्ट होता है। वे घटक जिससे कार्य असंतुष्टि मिलती है उन घटक से बिल्कुल अलग होता है जिससे कार्य की संतुष्टि प्राप्त होती है। परंपरागत मान्यता संतुष्टि का विपरीत असंतुष्टि, ठीक है। हर्ज़बर्ग की मान्यता क्या है? सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का विपरीत होता संतुष्टि नहीं, ठीक है, और असंतुष्ट का विपरीत होता असंतुष्टि नहीं। आगे है देखिए, हाइजीन फैक्टर है, मोटिवेशनल फैक्टर है, असंतुष्टि नहीं होगी, जैसे पर्याप्त और उपस्थिति, और अपर्याप्त और अनुपस्थिति में असंतुष्टि होगी। फिर इसमें संतुष्टि होगी और संतुष्टि नहीं होगी। आगे चलते हैं। आगे जो उन्होंने दिया हाइजीन फैक्टर, आरोग्य घटक पर्याप्त होने के आधार पर यह देखा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के सामान्य स्तर पर कार्य करेगा, परंतु उसकी क्षमता के उच्च स्तर अर्थात उपलब्धि के स्तर को प्रोत्साहित करने हेतु उत्प्रेरणात्मक घटक यानी मोटिवेशनल फैक्टर का होना जरूरी है। ऐसा इस बात से है कि हर्ज़बर्ग के अनुसार संतुष्टि असंतुष्टि व्यक्ति के व्यवहार से पृथक पहलू है, यानी संतुष्टि और असंतुष्टि कई कारकों के समुच्चय का परिणाम है। आरोग्य घटक के पर्याप्त होने पर व्यक्ति के असंतुष्टि को रोका जा सकता है, परंतु व्यक्ति के संतुष्टि हेतु उत्प्रेरणात्मक घटक का होना अति अनिवार्य है। हर्ज़बर्ग द्वारा अपनी पुस्तक वर्क एंड नेचर ऑफ मैन में व्यक्तियों की आवश्यकताओं के दो समुच्चयों को ठीक प्रकार से विश्लेषित किया गया। हर्ज़बर्ग ने यह व्यक्त किया कि आवश्यकता के दो समुच्चय में पहली आवश्यकता दर्द निवारक की होती है और दूसरी होती है मानव की तरह वैज्ञानिक तरह से विकसित करने की आवश्यकता भी पाई जाती है। अर्थात हर्ज़बर्ग ने उन घटकों में अंतर किया है जो पशुओं के कार्य या आर्थिक आवश्यकता या आरोग्य की पूर्ति हेतु आवश्यक है तथा उच्च स्तरीय आकांक्षाओं या अभिप्रेरणात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है। बाइबिल का उदाहरण देते हुए हर्ज़बर्ग ने लोगों की प्रकृति को समझने का प्रयास किया। आरोग्य घटक को उन्होंने एडम को पशु की प्रकृति की अवधारणा से संबंधित बताया। चूंकि एडम को एडन जो कि स्वर्ग जैसा बाग था से निकाल दिया गया था, अतः भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु जैसे खाना, सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति हेतु उनका ज्यादा सरोकार रहा है।
दूसरी ओर अभिप्रेरणात्मक घटक अब्राहम मानव जाति के प्रकृति के अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अब्राहम को भगवान माना गया है जो उच्च स्तरीय उपलब्धि एवं उच्च स्तरीय विकास की क्षमता रखता है। अतः कार्यस्थल पर दोनों यानी एडम अब्राहम प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है, अर्थात आदम प्रकार की प्रकृति से युक्त पशुवत व्यक्ति कार्यों में सिर्फ असंतुष्टि दूर करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर अब्राहम प्रकार की प्रकृति युक्त मानव वृद्धि एवं विकास तथा कार्यों से संतुष्ट प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतः इसके लिए अभिप्रेरणात्मक घटक बहुत ज़्यादा युक्ति संगत होते हैं। हर्ट्ज़बर्ग के प्रस्तुतिकरण में यह व्यक्त किया गया है कि किसी एक घटक की कमी की भरपाई दूसरे घटक से नहीं की जा सकती है, क्योंकि आरोग्य घटक के अभाव से कोई भी कार्मिक खुशहाल नहीं रह पाएगा, परंतु वह अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि अभिप्रेरणात्मक घटक मौजूद नहीं होगा। अतः प्रबंधन को दोनों घटकों की आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए कार्यों की। चलिए देखिए अब इसमें क्या है, देखिए निम्न जॉब इनरिचमेंट और जॉब संगठन में निम्न प्रकार से किया जाता है। इसके क्या क्या फायदे, कर्मियों के स्वयं के कार्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ाना, कर्मियों में कार्यों की पूरी प्रक्रिया से संबंधित कार्यों को अपने तरीके से करने की स्वतंत्रता, कार्यों को करने हेतु कर्मियों को पर्याप्त सत्ता हस्तांतरण, नए एवं चुनौतीपूर्ण कार्यों की स्थापना को जो अभी से पहले नहीं की गई है, कर्मियों की मानसिक दशा में बदलाव आएगा, कर्मियों के निष्पादन स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, कर्मियों में जॉब इनरिचमेंट देखने को मिलता है, संगठन में मानव संसाधन के प्रभावशाली अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। हर्ट्ज़बर्ग का सिद्धांत और मास्लो के सिद्धांत का थोड़ा सा एक साथ मिला के देखते हैं क्या है। अभिप्रेरणा के विषय में वस्तुतः मास्लो और हर्ट्ज़बर्ग सिद्धांत वास्तविकता से एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि अभिप्रेरणा एवं उद्देश्य निर्देशन प्रक्रिया दोनों से संबंधित है। उद्देश्य प्राप्ति से ही व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है। मास्लो केवल मोटिव या आवश्यकताओं को बताते हैं, परंतु हर्ट्ज़बर्ग जिन्होंने मास्लो के द्वारा प्रस्तुत उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्मियों को प्रेरित करने वाले साधन की व्याख्या की है। जाहिर सी बात है, जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी कर्मियों को संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। अतः अभिप्रेरणा की प्रक्रिया की शुरुआत मास्लो से होती है, परंतु इसका अंतिम अवस्था हर्ट्ज़बर्ग द्वारा द्विघटक सिद्धांत से प्राप्त किया जा सकता है। मास्लो के सिद्धांत को व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु हर्ट्ज़बर्ग के सिद्धांत का होना अति अनिवार्य है। साथ ही अभिप्रेरणा के विषय वस्तु सर्वांगीण ज्ञान को प्राप्त करने हेतु मास्लो और हर्ट्ज़बर्ग सिद्धांत का एकीकरण अनिवार्य है। अभिप्रेरणा पर हर्ट्ज़बर्ग द्वारा प्रस्तुत अवधारणा की रूपरेखा भी मास्लो की आवश्यकता पद सोपान से संबंधित है, अर्थात मास्लो के द्वारा प्रस्तुत लॉ ऑर्डर नीड यथा शारीरिक एवं सुरक्षा से संबंधित आवश्यकता हर्ट्ज़बर्ग के आरोग्य घटक से बहुत ही साम्यता रखती है। मास्लो के द्वारा प्रस्तुत हाई ऑर्डर नीड भी हर्ट्ज़बर्ग के प्रेरणात्मक घटक से बहुत अधिक नज़दीकी संबंध रखता है। मास्लो द्वारा व्यक्ति के एक दिन के 24 घंटे से संबंधित आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया है। हर्ट्ज़बर्ग व्यक्ति के सिर्फ उन आवश्यकताओं से चिंतित दिखते हैं जो व्यक्ति के कार्यों, स्थल, पर्यावरणीय आवश्यकताओं एवं उस कार्य की विषय वस्तु से युक्त आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। मास्लो की आवश्यकता पद सोपानी विचारधारा अमेरिकी संस्कृति से अलग दूसरी जगह नहीं दिखाई देती है, परंतु हर्ट्ज़बर्ग का सिद्धांत दूसरी सांस्कृतिक के कार्यस्थलों पर आसानी से देखा जा सकता है। हर्ट्ज़बर्ग का सिद्धांत एवं भारतीय उपक्रम PSU भारतीय लोक उपक्रम में हर्ट्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत का प्रभुत्व आसानी से देखा जा सकता है। भारतीय लोक उपक्रम में कार्यरत कर्मियों की अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की तुलना से अच्छे वेतन, साक्षात सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती है, फिर भी उनका निष्पादन स्तर संतोषजनक नहीं दिखता है। यह भी आज लोक उपक्रम की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। उपयुक्त आरोग्य घटक से संबंधित
सुविधाएं सिर्फ कार्यस्थल पर पर्यावरणीय समस्याओं से जूझने हेतु पर्याप्त है, परंतु कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने हेतु अपर्याप्त साबित होती है। भारतीय लोक उपक्रम के कर्मियों की पूरी तरह अच्छे अवसर, चुनौतीपूर्ण कार्य एवं मान्यता इत्यादि पर्याप्त रूप से नहीं प्राप्त होती, अतः वे अपने कारण में उच्च स्तर का निष्पादन भी नहीं कर पाते। उच्च निष्पादन के लिए जैसे कि हर्जबर्ग के द्वारा अभिप्रेरणात्मक घटक की व्यवस्था की गई, उसका अभाव भारतीय लोक उपक्रम में देखने को मिलता है। अतः भारत सरकार का यह दायित्व है कि यह भी देखें कि भारतीय लोक उपक्रम के कर्मियों में अभिप्रेरणात्मक घटक जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य की पहचान, उच्च स्तरीय उत्तरदायित्व पर्याप्त रूप से उपस्थित हों। बिना इसके लोक उपक्रम के कार्य कुशलता को व्यावहारिक तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। कहना न होगा कि भारतीय लोक उपक्रम में 80 के दशक से ही जो रुग्णता है, सिकनेस की समस्या देखने को मिलती है। अतः हर्जबर्ग या अभिप्रेरणात्मक घटकों को सुनिश्चित कर उनके सिकनेस निवारण को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है, न कि सिर्फ विनिवेश या निजीकरण जैसे तकनीक के माध्यम से। हर्जबर्ग के द्विघटक सिद्धांत की आलोचना क्या क्या है? तो हर्जबर्ग का योगदान मास्लो की आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत का पूरक है। मास्लो के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकताओं का परीक्षण किया जाता है, परंतु उसकी परिपूर्ति हेतु हर्जबर्ग के सिद्धांत को आधार मानना अनिवार्य है। हर्जबर्ग का सिद्धांत विशिष्ट रूप से व्यक्तियों के कार्य से संबंधित है, अतः हर्जबर्ग के योगदान में कार्य के विषय वस्तु पर ध्यान दिया गया है। हर्जबर्ग ने व्यक्तियों की अभिप्रेरणा के संदर्भ में आर्थिक कारक एवं कार्य दशाओं से संबंधित कारकों के महत्व को हतोत्साहित किया है। कार्य की विषय वस्तु के संदर्भ में हर्जबर्ग द्वारा प्रस्तुत जॉब इनरिचमेंट की विचारधारा एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जिसका अभिप्राय व्यक्तियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में जानबूझकर वृद्धि करना है। परंतु कई कारणों से इस सिद्धांत के नकारात्मक पहलू देखे जा सकते हैं। जैसे क्या क्या नकारात्मक पहलू हैं? हर्जबर्ग द्वारा वेतन स्थिति एवं अंतः परस्पर संबंध इत्यादि की महत्ता पर तुलनात्मक रूप से कम बल दिया गया है एवं अभिप्रेरणात्मक घटक की महिमा मंडल किया गया है। परंतु स्ट्रास जैसे विद्वान का मानना है कि ज्यादातर व्यक्तियों में दोनों प्रकार की आवश्यकता होती है, अतः उन्हें प्रेरित करने हेतु दोनों घटक महत्वपूर्ण होते हैं। हर्जबर्ग द्वारा जिस प्रयोग की पद्धति का इस्तेमाल किया गया है वह 3 सीमाओं से ग्रसित हैं। कौन कौन से 3 सीमाएं हैं? तो जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो इस कारण अपने आप में ढूंढता है, और जब असंतुष्ट होता है तब अपनी विफलता का कारण बाहरी परिवेश में ढूंढता है। अतः इस पद्धति में यह पक्षपात की भावना रहती है। जब व्यक्ति संतुष्ट एवं असंतुष्ट महसूस करता है तो ये वास्तविक कारकों का परिणाम न होकर कई उनकी मानसिक अवस्थाओं पर भी निर्भर करता है। घटकों का वर्गीकरण आरोग्य एवं उत्प्रेरणात्मक रूप में एक वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण नहीं है, यह इन दोनों कारकों एवं घटकों की एक वस्तुपरक व्याख्या है। जिन कारकों के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, उन्हीं कारकों के अभाव में व्यक्ति अपने आप को असंतुष्ट भी महसूस करता है। आगे है जॉब इनरिचमेंट की आलोचना क्या है? कुछ आलोचकों का मानना है कि जॉब इनरिचमेंट की भी संगठन के कई कर्मियों में एक तरह से नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्मिकों में बहुत प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है, अतः भिन्न भिन्न व्यक्ति जॉब इनरिचमेंट की तकनीक पर विभिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकता है। जैसे कुछ व्यक्ति कम उत्तरदायित्व वाले कार्य कम पसंद करते हैं, वे कार्य को बहुत करना चाहते हैं परंतु उत्तरदायित्व वहन नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ कुछ व्यक्ति अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य भी करना पसंद करते हैं। अतः जब एक ऐसे व्यक्तियों में चुनौतीपूर्ण कार्य से संबंधित जॉब इनरिचमेंट नहीं किया जाएगा तब तक वे कार्य करने हेतु प्रेरित नहीं होते हैं। अतः जॉब इनरिचमेंट भी तभी सफलता प्राप्त कर पाएगा जब कर्मचारियों अपने कार्य के वातावरण
कॉन्टेक्स्ट में संतुष्ट हों, तभी जॉब इन्वेस्टमेंट की उच्च स्तरीय उत्तरदायित्व वृद्धि एवं विकास के गुण को समझ पाएगा। आगे हर्ज़बर्ग का सिद्धांत संगठन के उच्च स्तर पर ज़्यादा प्रभावी है। संगठन के मध्य एवं निम्न स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के आरोग्य घटक भी संतुष्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्ति का व्यवहार भी एक पूर्ण इकाई है, अतः संतुष्टि एवं असंतुष्ट एक दूसरे से पृथक न होकर एक सापेक्षिक धारणा है। इस विचार धारणा को भी मास्लो की भांति सर्वदेशिक मान्यता नहीं प्राप्त की है एवं इसके अनुभविक अध्ययनों में भिन्न भिन्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। अर्थात भिन्न भिन्न देशों में उनकी संस्कृतियों के अनुरूप कार्यस्थल पर संतुष्टि असंतुष्टि के कारक मौजूद होते। अतः हर्ज़बर्ग के सिद्धांत का सर्वदेशिक अनुप्रयोग आज भी एक विवाद का मुद्दा है। फिर भी यह बात जरूरी है कि इसमें अभिप्रेरणा से संबंधित भविष्य में होने वाले अध्ययन को प्रोत्साहित किया है। अभिप्रेरणा के क्या महत्व है? तो अभिप्रेरणा कर्मियों के निष्पादन स्तर को बढ़ाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अभिप्रेरणा कम हो तो कर्मचारी का निष्पादन स्तर भी कम होगा, जो अंततः उत्पादन को कुप्रभावित करेगा। यहाँ तक कि बहुत ही अच्छे संगठनात्मक वातावरण में भी जहाँ कर्मचारियों की सूचना परिभाषित एवं व्याप्त रूप से अभिप्रेरित कर्मचारी भी अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाता है। इसके विपरीत पूर्ण अभिप्रेरित कर्मियों ऐसे संगठन में जहां संरचना ठीक से परिभाषित नहीं है और संगठनात्मक वातावरण भी ठीक नहीं है, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अतः लक्ष्य प्राप्ति किसी भी हालत में हो जाती है। साथ ही अभिप्रेरणा कर्मियों को उत्पादन के कारकों और संगठन के सबसे बेहतर प्रयोग करने हेतु प्रेरित करती है एवं कर्मियों के कार्य संतुष्टि के स्तर को भी बढ़ाती है। देखिए, मास्लो हो गए, डगलस मैकग्रेगर हो गए, क्रिस आर्गिस के लेखों से प्रभावित फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 20वीं सदी में के 70 के दशक में मोन्सनर और बी स्नीडरमैन के साथ मिलकर 2 पुस्तकें लिखी थी। अब किसके साथ? तो ये लिखिएगा, नाम देख लीजिएगा, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, और दूसरा हमने पढ़ा द मोटिवेशन टू वर्क। हर्ज़बर्ग ने पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में इतना लेखों अब कहाँ पे किए थे ये भी दिया गया है। अपने कार्य के दौरान कब अधिक अच्छा अनुभव करते हैं, अर्थात क्या चीज़ उनको प्रेरित करता है, और अपने कार्य के दौरान कब बहुत बुरा अनुभव करते हैं, अर्थात क्या चीज़ उनको निराशा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए एक लेखा परीक्षक ने कहा है कि उसे एक नए कंप्यूटर की स्थापना में अच्छा लगा था क्योंकि उसके विभाग में कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार आया। दूसरी ओर एक इंजीनियर ने अपना एक बुरा अनुभव बताया, कहा कि वह एक कंपनी के सारणी सीटों तथा कार्यस्थल प्रबंध का कार्य करता था जब उसका बॉस कार्यालय में नहीं होता था। संकट यह था कि इंजीनियर का वह बॉस अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता था कि वह इंजीनियर को विशेष प्रशिक्षण नहीं देता था, और यदि इंजीनियर कुछ यदि इंजीनियर कुछ पूछता तो बॉस गुस्सा हो जाता था और इंजीनियर अपने आप को कुंठित अनुभव करता था। तो ये 2 परिस्थितियाँ थी। एक तो था लेखपाल उस नई कंप्यूटर है तो वो खुश हुआ, और इंजीनियर की स्थिति थी तो उसके बॉस उसे कुछ पूछने पे जवाब नहीं देता। तो वही बात है, एक ही जगह पे अलग अलग अनुभव होने पे लोगों का बुरा अनुभव भी होता है और अच्छा अनुभव भी होता है। आगे हर्ज़बर्ग ने अपने शोध कार्य में यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? देखिए, व्यक्ति की 2 प्रमुख आवश्यकता होती है, एक तो दर्द या कष्ट से बचाव और दूसरा है मनोवैज्ञानिक रूप से उन्नत करना। ठीक है। अगला, कर्मियों को कार्य संतुष्टि देने वाले घटक जिसके कार्य के तत्व होते हैं उसका कार्य असंतुष्ट देने वाले कार्य के संदर्भ में होते हैं। आगे, अभिप्रेरणा घटक कार्य के तत्व से संबंधित जो हर्ज़बर्ग ने वृद्धि और विकास घटक भी कहा है, जो मुख्यतः यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य के बारे में कैसा अनुभव करता है। चौथा, आरोग्य घटक कार्य
के संदर्भ में संबंधित हर्ज़बर्ग ने रख रखाव संबंधी घटक मेंटेनेंस फैक्टर्स को भी कहा है, जो सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने संगठन के बारे में क्या सोचता है। पांचवा, आरोग्य घटक किसी भी व्यक्ति को संगठन में आकर्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है, किंतु एक बार संगठन में आने के पश्चात व्यक्ति आरोग्य घटक की चालबाजी से प्रेरित नहीं किया जा सकता है। छठा है, हर्ज़बर्ग के अनुसार आरोग्य घटक तथा अभिप्रेरणा घटक पृथक पृथक तथा विशिष्ट तथा एक दूसरे के विरोधी या प्रतिवर्तित नहीं है। उदाहरण के लिए कार्य संतुष्टि का विलोम कार्य संतुष्टि नहीं है, बल्कि यह केवल यह इंगित करता है कि कार्य संतोषजनक नहीं है। इसी प्रकार कार्य असंतुष्टि का विलोम कार्य संतुष्टि नहीं है, बल्कि यह कार्य से असंतुष्ट नहीं। इस प्रकार आरोग्य घटक एवं अभिप्रेरणा घटक दोनों एक ध्रुवीय गुण है, जिसमें प्रत्येक दूसरे को बहुत कम योगदान देता है। द्वि घटक हर्ज़बर्ग के 3 मुख्य नियम है, प्रिंसिपल हैं। क्या 3 नियम है? तो संतुष्टि उत्पन्न करने में लगे घटक कार्य असंतुष्ट में लगे घटकों से पृथक एवं स्पष्ट होते हैं। विकास उपलब्धि के साथ होता है और उपलब्धि के लिए कार्य की आवश्यकता होती है। आरोग्य घटक कार्य से संबंधित नहीं होता है। दूसरा है कार्य से संतुष्टि का विपरीत। कार्य से संतुष्टि का विपरीत, तो इसमें असंतुष्टि कदापि नहीं है, बल्कि यह कार्य से संतुष्ट न होना भर है। यह विरोधी सिरे नहीं है, बल्कि एक ध्रुवीय गुण है। तीसरा, आरोग्य घटक जो असंतुष्ट को बचाते हैं, उनकी तुलना में अभिप्रेरक घटक जो संतुष्ट। आठवां, हर्ज़बर्ग ने संगठनों के कार्यरत व्यक्तियों को 2 श्रेणियों में बांटा है। एक है आरोग्य इच्छुक और एक है अभिप्रेरक इच्छुक। अब इसी में इसका डिफरेंस है, आरोग्य इच्छुक और अभिप्रेरक इच्छुक क्या क्या है विशेषता, इनकी विशेषता बताई गई है। तो देखिए, ठीक है, देखिए क्या क्या विशेषता बताई गई है। पर्यावरणीय प्रकृति से अभिप्रेरित, ठीक है, और ये कार्य की प्रकृति से अभिप्रेरित। कार्यों के संदर्भ के पक्ष में लंबे समय से तीव्र असंतुष्ट वेतन कार्य और सुरक्षा सहकर्मी। आरोग्य घटक में सुधार के बारे में अति संवेदनशील। फिर है असंतोष का कम समय तक टिकना। आरोग्य घटकों के सुधार न होने पर अति संवेदनशील। छठा है उपलब्धि से कम संतुष्ट प्राप्ति करना। फिर 7वां कार्य की प्रकृति गुणवत्ता के बारे में कम रुचि लेना। 8वां जीवन तथा कार्य की सकारात्मक खूबियों के प्रति उदारवादी। 9वां है अनुभव के व्यावसायिक लाभ नहीं उठाना। 10वां है सांस्कृतिक शोर के क्रम में अति उदारवादी, अति रूढ़िवादी और दार्शनिकों को रटने वाला, शीर्ष अधिकारियों से भी ऊंचा व्यवहार करने वाला, प्रतिभा के कारण कार्य में असफल हो सकते हैं। इसमें हो जाएगा क्या क्या है, कार्य की प्रकृति के अभिप्रेरित अपर्याप्त आरोग्य घटकों के लिए सहन क्षमता। आरोग्य घटकों में सुधार के प्रति कम उत्साह। संतोष कम समय तक टिकना। जब आरोग्य घटक में सुधार अपेक्षित हो तो थोड़ा असंतोष, अधिक संतोष। जो भी कार्य करने में आनंद प्रदर्शित करने की क्षमता। फिर जीवन कार्य के प्रति सकारात्मक सोच, अनुभव से लाभ, आस्थाएं और सच्ची सुविधाएं। आप इसको एक बार आप वीडियो को रोक के आप खुद से भी एक बार पढ़ लेना। देखिए, इसके अतिरिक्त हर्ज़बर्ग के कार्य समृद्धि या समृद्धिकरण या समृद्धता के लिए भी शोधकर्ता निष्पादित किए गए। कार्य समृद्धिकरण वह तकनीक है जो प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक कर्मियों के कार्य करने के लिए उस आंतरिक अभिप्रेरणा को अधिकतम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो कार्य संतुष्टि का सच्चा स्रोत है। हर्ज़बर्ग की कीटा अवधारणा की भी चर्चा की गई है, जो नकारात्मक रूप से व्यक्ति को धकेलने या पुश करता है तथा सकारात्मक रूप से खींचने को इंगित करता है। हाउस एवं विगडोर ने हर्ज़बर्ग के सिद्धांत में यह कहकर आलोचना की है कि कोई एक घटक किसी के कार्य संतुष्टि को तो किसी के असंतुष्टि देने का कारण हो सकता है। इसी प्रकार यह सिद्धांत विधि
और या पद्धति के रूप में अविकसित है। साथ ही इन सिद्धांतों के निर्माण तथा संतुष्टि के मापन के लिए कोई प्रामाणिक पैमाना काम में नहीं लिया गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत टेलर के औद्योगिक और यांत्रिक उपागम का प्रतीत होता, चाहे दृष्टिकोण विपरीत हो ही क्यों न हो। हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत टेलर के औद्योगिक यांत्रिक उपागम से प्रतीत होता है, चाहे दृष्टिकोण विपरीत हो, ठीक है। फिर कार्य निष्पादन में सुधार नहीं आता है, गलत है, क्योंकि केवल उच्च वेतन अपने आप में अधिक मान्यता एवं स्वाभिमान प्रदान करता है। वास्तव में इन आलोचनाओं के बावजूद यह सत्य है कि हर्ट्जबर्ग के कार्य तत्व जो विषय वस्तु के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर कार्य अभिप्रेरणा को समझने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ERG थ्योरी, ठीक है, जिसको किसने दिया है, हर्ट्जबर्ग के विशेष सिद्धांत ERG सिद्धांत, जो कि क्लेंटन एल्डरसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ERG थ्योरी करेंगे। उसके बाद और क्या क्या है, ये थ्योरी अगर आपको बाकी उनका ये तो XY थ्योरी तो पढ़ना है, एक मिनट, हाँ ये वाला तो हमें पढ़ना ही है। मैकग्रेगर का कहाँ गया, इधर ही है ना, हाँ ये तो पढ़ना ही है आपको, ये XY थ्योरी, ठीक है। ये मेन उस दिन यही, नेक्स्ट क्लास में XY थ्योरी पढ़ेंगे और बाकी ये पढ़ेंगे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।